हेलो बच्चों, वेलकम टू नर्डी साइड। आज हम कवर करने वाले हैं केमिस्ट्री का एक नया चैप्टर। और हाँ, इस वीडियो के बाद कॉन्सेप्ट्स होंगे क्रिस्टल क्लियर। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा चैप्टर है द डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। देखो बच्चों, ये पीरियोडिक टेबल का दिल है, वो बीच का हिस्सा जहां से हमें वो सारे इंपॉर्टेंट मेटल्स मिलते हैं जिन्होंने हमारी पूरी सिविलाइजेशन को बनाया है, चाहे वो बिल्डिंग में लगा लोहा हो या आपके फोन में लगा सोना। अब हम इस स्लाइड में ये देखेंगे कि इस पूरे चैप्टर में हम क्या क्या सीखने वाले हैं। ये हमारा गेम प्लान है। सबसे पहले हम पीरियोडिक टेबल में इनकी लोकेशन यानी पोजीशन समझेंगे, फिर इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का राज खोलेंगे, उसके बाद इनके अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट्स की स्टेबिलिटी और दो सुपर इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स K2Cr2O7 और KMnO4 की प्रॉपर्टीज को डिटेल में पढ़ेंगे। आखिर में हम जनरल ट्रेंड्स देखेंगे और लैंथेनॉइड्स एक्टिनॉइड्स को कंपेयर करेंगे। तो इस स्लाइड का मेन आइडिया ये था कि आपको एक रोड मैप मिल जाए कि हम आगे कैसे बढ़ने वाले। अब हम इस स्लाइड में ये टॉपिक देखेंगे कि इनको पढ़ना ही क्यों है, भाई क्या जरूरत है। तो सोचिए, आयरन, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, पूरी इंसानी सभ्यता इन्हीं पर तो टिकी है। हमने तो युगों के नाम इन पर रखे हैं, आयरन एज, ब्रॉन्ज एज। ये तो हुई पास्ट की बात। अगर फ्यूचर की बात करें तो थोरियम, प्रोटैक्टिनियम, यूरेनियम जैसे एलिमेंट्स हमारे न्यूक्लियर पावर का फ्यूचर हैं। तो ये एलिमेंट्स हमारा कल, आज और आने वाला कल सब कुछ हैं। तो इस स्लाइड का मेन आइडिया ये था कि आप इन एलिमेंट्स की रियल वर्ल्ड इंपॉर्टेंस को समझें। अब हम इस स्लाइड में आज के लेक्चर का स्ट्रक्चर देखेंगे। सबसे पहले हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स से मुलाकात करेंगे, फिर उनके सबसे बड़े राज यानी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को समझेंगे। इसके बाद हम उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज और एटॉमिक साइज के ट्रेंड्स को स्टडी करेंगे, जिसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आएगा। फिर एनर्जी ऑफ आयनाइजेशन को डिस्कस करेंगे और लास्ट में सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को की टेकअवेज में रिवाइज करेंगे। तो इस स्लाइड का मेन आइडिया ये था कि आपको पता हो कि आज हम किन किन टॉपिक्स पर बात करने वाले हैं। अब हम इस स्लाइड में अपने पहले सेक्शन की शुरुआत करेंगे। सेक्शन का नाम है मीट द ट्रांजिशन एलिमेंट्स, द पीरियोडिक टेबल्स मिडल मिस्ट्री। इन्हें मिडल मिस्ट्री इसलिए कहते हैं बच्चों, क्योंकि ये पीरियोडिक टेबल के एस ब्लॉक, जो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव मेटल्स हैं, और पी ब्लॉक, जहां ज़्यादातर नॉन मेटल्स हैं, उनके बीच में एक ब्रिज का काम करते हैं। इनकी प्रॉपर्टीज इन दोनों एक्सट्रीम्स के बीच में ट्रांजिशन करती हैं, इसीलिए इनका नाम ट्रांजिशन एलिमेंट्स है। तो इस स्लाइड का मेन आइडिया ये था कि हम अपने मेन टॉपिक को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। अब हम इस स्लाइड में डी ब्लॉक एलिमेंट्स की डेफिनेशन देखेंगे। तो आखिर ये डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं क्या? बहुत सिंपल है। पीरियोडिक टेबल में ग्रुप 3 से लेकर ग्रुप 12 तक जो भी एलिमेंट्स हैं वो डी ब्लॉक के मेंबर हैं। इन्हें डी ब्लॉक क्यों कहते हैं? क्योंकि इनका जो आखिरी इलेक्ट्रॉन होता है वो n-1 d ऑर्बिटल में एंटर करता है। यहाँ n है आउटर मोस्ट शेल, तो n-1 का मतलब हुआ पेनल्टीमेट यानी सेकेंड लास्ट शेल। और इनका आम नाम है ट्रांजिशन मेटल्स। तो इस स्लाइड का मेन आइडिया ये था कि डी ब्लॉक की पहचान उसके ग्रुप नंबर और आखिरी इलेक्ट्रॉन की एंट्री से होती है। अब हम इस स्लाइड में डी ब्लॉक के अंदर की सीरीज को देखेंगे। देखिए, इन डी ब्लॉक एलिमेंट्स को हम 4 हॉरिजॉन्टल रोज या सीरीज में पढ़ते हैं। सबसे पहली और सबसे इंपॉर्टेंट सीरीज, जहां से आपके एग्जाम में 90% क्वेश्चंस आएंगे, वो है 3D सीरीज, जो स्कैंडियम से जिंक तक जाती है। उसके ठीक नीचे आती है 4D सीरीज, फिर 5D सीरीज और आखिर में 6D सीरीज, जिसके कुछ एलिमेंट्स अभी भी स्टडी हो रहे हैं। तो इस स्लाइड का मेन आइडिया ये था कि डी ब्लॉक 4 सीरीज में डिवाइडेड है, जिसमें 3D सीरीज सबसे जरूरी है। अब हम इस स्लाइड में एफ ब्लॉक एलिमेंट्स को समझेंगे। आपने पीरियोडिक टेबल के नीचे 2 अलग से रोज देखी होंगी, है ना? वही है एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। इन्हें इनर ट्रांजिशन मेटल्स कहते हैं। पता है क्यों? क्योंकि ये आसमान से नहीं टपके, ये डी ब्लॉक के अंदर से ही निकाले गए हैं। इनका आखिरी इलेक्ट्रॉन n-2 f ऑर्बिटल में जाता है, यानी एंटी पेनल्टीमेट शेल या आखिरी से 2 पहले वाली शेल में। इसकी 2 सीरीज हैं। 4f सीरीज को हम लैंथेनॉइड्स कहते हैं और 5f सीरीज को एक्टिनॉइड्स कहते हैं। तो इस स्लाइड का मेन आइडिया ये था कि एफ ब्लॉक एलिमेंट्स ट्रांजिशन मेटल्स के अंदर के एलिमेंट्स हैं। अब हम इस स्लाइड में एक ऐसी डेफिनेशन देखेंगे जो एग्जाम के लिए 5 स्टार इंपॉर्टेंट है। ध्यान से सुनिए। आयोपैक कहती है कि एक ट्रांजिशन मेटल वो एलिमेंट है जिसका डी सबशेल इनकम्प्लीट हो। इनकम्प्लीट का मतलब डी ऑर्बिटल में 1 से लेकर 9 तक इलेक्ट्रॉन्स हों, D1 to D9। लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट है। ये कंडीशन या तो उसके न्यूट्रल एटम में पूरी होनी चाहिए या फिर उसके किसी कॉमन स्टेबल आयन में पूरी होनी चाहिए। दोनों में से किसी एक में भी अगर डी ऑर्बिटल अधूरा मिल गया तो वो ट्रांजिशन मेटल कहलाएगा। तो इस स्लाइड का मेन आइडिया ये था कि आयोपैक की डेफिनेशन इनकम्प्लीट डी ऑर्बिटल पर फोकस करती है।
अब हम इस स्लाइड में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल देखेंगे। अभी अभी जो हमने आईयूपीएसी की डेफिनेशन सीखी, उसके हिसाब से सोचिए, ग्रुप 12 के जो एलिमेंट्स हैं, जिंक, कैडमियम और मर्क्यूरी, क्या ये सच में ट्रांजिशन मेटल्स हैं? जरा इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को याद करने की कोशिश कीजिए। क्या इनका डी ऑर्बिटल अधूरा होता है अपने न्यूट्रल स्टेट में या अपने आयन में? सोचिए इस पर। तो इस स्लाइड का मेन आइडिया ये था कि हम आईयूपीएसी डेफिनेशन को अप्लाई करके एक केस सॉल्व कर रहे हैं। अब हम इस स्लाइड में पिछले सवाल का जवाब देखेंगे और जवाब है बिल्कुल नहीं। और ये आपके बोर्ड एग्जाम का एक फेवरेट क्वेश्चन है, ध्यान से समझिए। जिंक की ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन है 3d10 4s2। इसका डी ऑर्बिटल पूरा भरा हुआ है। अब इसका सबसे कॉमन आयन बनाते हैं Zn2+। इसके लिए 4s से 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं। तब भी कॉन्फ़िगरेशन क्या बची? 3d10। डी ऑर्बिटल अभी भी पूरा भरा हुआ है। क्योंकि ना न्यूट्रल एटम में ना ही कॉमन आयन में डी ऑर्बिटल इनकम्प्लीट है, इसीलिए हम कहते हैं कि जिंक डी ब्लॉक का एलिमेंट तो है पर ट्रांजिशन मेटल नहीं है। तो इस स्लाइड का मेन आइडिया ये था कि ग्रुप 12 के एलिमेंट्स डेफिनेशन के हिसाब से ट्रांजिशन मेटल्स नहीं हैं। अब हम इस स्लाइड में उस राज की तरफ बढ़ रहे हैं जो इन एलिमेंट्स की सारी अनोखी प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन करता है। इनके कंपाउंड्स कलरफुल क्यों होते हैं, ये मैग्नेटिज्म क्यों दिखाते हैं, इनकी इतनी सारी वैलेंसीज क्यों होती हैं। इन सब क्यों का एक ही जवाब है, इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ये वो मास्टर की है जो हर ताला खोलेगी। तो इस स्लाइड का मेन आइडिया है कि हम चैप्टर के सबसे फंडामेंटल कॉन्सेप्ट को शुरू कर रहे हैं। अब हम इस स्लाइड में इनकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का फॉर्मूला देखेंगे। ये है n-1 d1 to 10 ns1 to 2। चलिए इसको आसान भाषा में तोड़ते हैं। यहाँ n का मतलब है आउटर मोस्ट शेल, जैसे फोर्थ शेल। तो n-1 का मतलब हुआ उससे एक अंदर वाली, यानी थर्ड शेल। तो इसका मतलब हुआ कि आखिरी इलेक्ट्रॉन n-1 d ऑर्बिटल में जाता है, जिसमें 1 से 10 तक इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, जबकि सबसे बाहर वाले ns ऑर्बिटल में 1 या 2 इलेक्ट्रॉन रहते हैं। तो इस स्लाइड का मेन आइडिया ये था कि आप इस जनरल फॉर्मूला को अच्छे से समझें। अब हम इस स्लाइड में केमिस्ट्री का एक गोल्डन रूल देखेंगे, द स्टेबिलिटी रूल। देखो, हर एटम स्टेबल होना चाहता है। डी ऑर्बिटल्स के केस में 2 कॉन्फ़िगरेशंस को एक्स्ट्रा स्पेशल माना जाता है। एक है हाफ फिल्ड यानी D5 और दूसरी है कंप्लीटली फिल्ड यानी D10। ये दोनों कॉन्फ़िगरेशंस एक्स्ट्रा स्टेबल होती हैं। अब सवाल उठता है, ऐसा होता कैसे है? ऐसा इसलिए हो पाता है क्योंकि n-1d और ns ऑर्बिटल्स के बीच एनर्जी का फर्क बहुत कम होता है। इस छोटे से एनर्जी गैप की वजह से अगर ns से एक इलेक्ट्रॉन कूदकर d ऑर्बिटल में चला जाए और उससे D5 या D10 जैसी सुपर स्टेबल स्टेट मिल रही हो, तो वो ये काम फौरन कर लेता है। तो इस स्लाइड का मेन आइडिया ये था कि D5 और D10 कॉन्फ़िगरेशंस एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी देती हैं। अब हम इस स्लाइड में पिछले रूल के 2 सुपरस्टार एग्जाम्पल्स देखेंगे जो आपको हमेशा याद रखने हैं। पहला है क्रोमियम, एटॉमिक नंबर 24। रूल के हिसाब से हम एक्सपेक्ट करते हैं इसकी कॉन्फ़िगरेशन 3d4 4s2 होगी, लेकिन इसे D5 की सुपर स्टेबिलिटी दिखती है। तो ये 4s से एक इलेक्ट्रॉन उधार ले लेता है और एक्चुअल कॉन्फ़िगरेशन बन जाती है 3d5 4s1, हाफ फिल्ड एक्स्ट्रा स्टेबल। सेम कहानी कॉपर, एटॉमिक नंबर 29 के साथ है। एक्सपेक्टेड है 3d9 4s2, लेकिन D10 की स्टेबिलिटी पाने के लिए एक्चुअल कॉन्फ़िगरेशन होती है 3d10 4s1। तो इस स्लाइड का मेन आइडिया ये था कि क्रोमियम और कॉपर स्टेबिलिटी पाने के लिए रूल तोड़ देते हैं। अब हम इस स्लाइड में सभी ट्रांजिशन सीरीज की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस का एक ओवरव्यू देखेंगे। देखिए, आपको ये पूरी टेबल रटनी नहीं है, बिल्कुल नहीं। आपका फोकस सिर्फ 3D सीरीज पर होना चाहिए, स्कैंडियम से जिंक तक। उनके कॉन्फ़िगरेशंस और उसके एक्सेप्शंस आपको आनी चाहिए। बाकी सीरीज को बस एक बार देख लीजिए, आपको पैटर्न बिल्कुल सेम दिखेगा। तो इस स्लाइड का मेन आइडिया ये था कि आपको एक कंप्लीट पिक्चर दिख जाए, लेकिन फोकस 3D सीरीज पर ही रखना है। अब हम इस स्लाइड में एक सॉल्व्ड एग्जाम्पल देखेंगे ताकि कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाए। सवाल है, स्कैंडियम एक ट्रांजिशन एलिमेंट क्यों है पर जिंक क्यों नहीं है? चलिए आईयूपैक की डेफिनेशन अप्लाई करते हैं। स्कैंडियम Z=21 की ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन है 3d1, d ऑर्बिटल इनकम्प्लीट है। कंडीशन पूरी हो गई, तो यस, स्कैंडियम एक ट्रांजिशन एलिमेंट है। अब जिंक Z=30 को देखिए, ग्राउंड स्टेट है 3d10, d ऑर्बिटल कंप्लीट है। इसका कॉमन आयन Zn2+ भी 3d10 है, वो भी कंप्लीट। कंडीशन पूरी नहीं हुई, इसलिए जिंक ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है। सिंपल।
तो इस स्लाइड का मेन आइडिया ये था कि हमने डेफिनेशन को प्रैक्टिकल एग्जाम्पल पर अप्लाई करके देखा। अब हम इस स्लाइड से एक नया सेक्शन शुरू कर रहे हैं। हमने इनकी इलेक्ट्रॉनिक आइडेंटिटी तो समझ ली, अब देखते हैं कि ये फिजिकली कैसे होते हैं। इस सेक्शन में हम इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज, जैसे ये इतने स्ट्रॉन्ग और हार्ड क्यों होते हैं और इनके मेल्टिंग पॉइंट्स इतने हाई क्यों होते हैं, इन सब के पीछे की साइंस को समझेंगे। तो इस स्लाइड का मेन आइडिया ये है कि हम थ्योरी से थोड़ा प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स की तरफ जा रहे हैं। अब हम इस स्लाइड में मेल्टिंग पॉइंट्स के ट्रेंड को ग्राफ से समझेंगे। ध्यान से स्क्रीन पर देखिए, एक्स एक्सिस पर एलिमेंट्स हैं और वाई एक्सिस पर मेल्टिंग पॉइंट। आपको एक क्लियर पैटर्न दिखेगा। जब हम सीरीज में लेफ्ट से राइट जाते हैं, मेल्टिंग पॉइंट पहले बढ़ता है, बीच में कहीं पीक पर पहुंचता है और फिर वापस नीचे गिरने लगता है। और ये पीक कहाँ है? लगभग D5 कॉन्फ़िगरेशन के आसपास, जहां अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन सबसे ज्यादा होते हैं। और हाँ, मैंगनीज Mn और टेक्टीशियम Tc पर जो अचानक से डिप यानी गड्ढा दिख रहा है, वो भी नोट करने वाली बात है। तो इस स्लाइड का मेन आइडिया ये था कि मेल्टिंग पॉइंट का ट्रेंड अनपेयर्ड D इलेक्ट्रॉन्स पर डिपेंड करता है। अब हम इस स्लाइड में ये समझेंगे कि आखिर इनके मेल्टिंग पॉइंट्स इतने हाई होते क्यों हैं। इसका सीक्रेट इंग्रेडिएंट है D इलेक्ट्रॉन्स। देखो, जो S ब्लॉक के मेटल्स होते हैं उनमें सिर्फ बाहर के S इलेक्ट्रॉन्स ही मेटालिक बॉन्डिंग में हिस्सा लेते हैं, लेकिन ट्रांजिशन मेटल्स में NS के इलेक्ट्रॉन्स के साथ साथ अंदर वाले N-1 D इलेक्ट्रॉन्स भी बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं। तो जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स बॉन्डिंग में हिस्सा लेंगे, मेटालिक बॉन्ड उतना ही स्ट्रॉन्ग बनेगा, और जितना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, उसे तोड़ने के लिए उतनी ज़्यादा एनर्जी लगेगी, यानी उतना हाई मेल्टिंग पॉइंट होगा। तो इस स्लाइड का मेन आइडिया ये था कि D इलेक्ट्रॉन्स की पार्टिसिपेशन ही हाई मेल्टिंग पॉइंट का कारण। अब हम इस स्लाइड में एक और प्रॉपर्टी का ग्राफ देखेंगे जिसका नाम है एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। ये थोड़ा टेक्निकल नाम है, लेकिन इसका सीधा सा मतलब है मेटालिक बॉन्ड की स्ट्रेंथ। बेसिकली 1 मोल सॉलिड मेटल को गैशियस एटम्स में तोड़ने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए। और जरा इसका ग्राफ देखिए, ये बिल्कुल मेल्टिंग पॉइंट के ग्राफ की फोटोकॉपी लग रहा है। बीच में पीक और साइड में नीचे। ये इस बात का डबल प्रूफ है कि बॉन्ड की स्ट्रेंथ सीरीज के बीच में मैक्सिमम होती है। तो इस स्लाइड का मेन आइडिया ये था कि एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन का ट्रेंड मेल्टिंग पॉइंट के ट्रेंड को कंफर्म करता है। अब हम इस स्लाइड में एक ऐसे टॉपिक को शुरू कर रहे हैं जिसे आप 5 स्टार सुपर डुपर इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए। एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आना ऑलमोस्ट पक्का है। टॉपिक है एटॉमिक साइज, और इसी के अंदर हम एक बहुत ही खास फिनोमेना पढ़ेंगे जिसका नाम है लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। तो इस स्लाइड का मेन आइडिया ये है कि हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम ओरिएंटेड टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। अब हम इस स्लाइड में देखेंगे कि जब हम एक सीरीज में लेफ्ट से राइट जाते हैं तो एटॉमिक साइज का क्या होता है। तो देखिए, साइज धीरे धीरे कम होता जाता है। ऐसा क्यों? यहाँ 2 चीजें एक साथ हो रही हैं। हर अगले एलिमेंट पर न्यूक्लियस में एक प्रोटॉन बढ़ रहा है, यानी न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है। साथ ही एक इलेक्ट्रॉन भी d ऑर्बिटल में ऐड हो रहा है। लेकिन d इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो बहुत बुरे शील्डर्स होते हैं, मतलब वो न्यूक्लियस के पॉजिटिव चार्ज को बाहर वाले इलेक्ट्रॉन तक पहुंचाने से अच्छे से रोक नहीं पाते। इसलिए न्यूक्लियस का खिंचाव बढ़ता जाता है और एटम सिकुड़ जाता है, यानी साइज छोटा हो जाता है। तो इस स्लाइड का मेन आइडिया ये था कि पुअर शील्डिंग की वजह से साइज लेफ्ट टू राइट डिक्रीज होता है। अब हम इस स्लाइड में लैंथेनॉइड कंट्रैक्शन की डेफिनेशन समझेंगे। अगर D इलेक्ट्रॉन्स का शील्डिंग इफेक्ट पुअर था, तो 4f इलेक्ट्रॉन्स का शील्डिंग इफेक्ट वेरी पुअर होता है। उनका शेप इतना फैला हुआ होता है कि वो न्यूक्लियर चार्ज को बिल्कुल नहीं रोक पाते। इसलिए जब हम लैंथेनॉइड सीरीज के 14 एलिमेंट्स में आगे बढ़ते हैं तो साइज लगातार काफी तेजी से कम होता जाता है। इसी फिनोमेनन को लैंथेनॉइड कंट्रैक्शन कहते हैं। इसका एक बड़ा असर ये होता है कि ग्रुप में नीचे जाने पर जो साइज बढ़ना चाहिए था, ये कंट्रैक्शन उस बढ़ोतरी को कैंसल आउट कर देता है। तो इस स्लाइड का मेन आइडिया ये था कि 4f इलेक्ट्रॉन्स के एक्सट्रीमली पुअर शील्डिंग से लैंथेनॉइड कंट्रैक्शन होता है। अब हम इस स्लाइड में लैंथेनॉइड कंट्रैक्शन का जिंदा सबूत देखेंगे। स्क्रीन पर जो ग्राफ है उसे ध्यान से देखिए। ब्लू लाइन है 3D सीरीज की, रेड लाइन 4D की और ग्रीन लाइन 5D की। देखिए, 3D से 4D जाने पर साइज बढ़ रहा है, जो नॉर्मल है। ग्रुप में नीचे जाने पर साइज बढ़ता है। लेकिन अब जरा रेड 4D और ग्रीन 5D लाइन को देखिए, ये तो एक दूसरे के ऊपर ही चल रही हैं। ये ऑलमोस्ट आइडेंटिकल हैं। इसका मतलब 4D और 5D सीरीज के एलिमेंट्स का साइज लगभग बराबर है। फॉर एग्जाम्पल, जिरकोनियम Zr और हैफनियम HF। यही लैंथेनॉइड कंट्रैक्शन का जादू है। तो इस स्लाइड का मेन आइडिया ये था कि इस ग्राफ से हमने कंट्रैक्शन के इफेक्ट को विजुअली कंफर्म किया। अब हम इस स्लाइड में लैंथेनॉइड कंट्रैक्शन के परिणाम यानी उसके रिजल्ट्स देखेंगे।
एग्जाम के लिए ये 3 पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला, जैसा हमने ग्राफ में देखा, 4D और 5D सीरीज के एलिमेंट्स के रेडियाई यानी साइज ऑलमोस्ट सेम हो जाते हैं। इन्हें केमिकल ट्विन्स भी कहते हैं। दूसरा, क्योंकि साइज ऑलमोस्ट सेम है तो इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज भी बहुत सिमिलर हो जाती हैं, इसलिए इनको एक दूसरे से अलग करना बहुत मुश्किल हो जाता है। और तीसरा, जब हम 4D से 5D सीरीज में जाते हैं, मास तो काफ़ी बढ़ता है पर वॉल्यूम यानी साइज सेम रहता है। इसलिए डेंसिटी, जो मास बाय वॉल्यूम होती है, अचानक से बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो इस स्लाइड का मेन आइडिया ये था कि कंट्रैक्शन के 3 मेन कॉन्सिक्वेंसेज हैं: सिमिलर साइज, सिमिलर प्रॉपर्टीज और हाई डेंसिटी। अब हम इस स्लाइड में इस लेक्चर के आखिरी कोर कॉन्सेप्ट को शुरू कर रहे हैं। टॉपिक है एनर्जी ऑफ आयोनाइजेशन। इसको आसान भाषा में समझें तो ये किसी एटम से एक इलेक्ट्रॉन को निकालने की कीमत है। मतलब एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए हमें कितनी एनर्जी खर्च करनी पड़ेगी। और इसके ट्रेंड में भी आपको कुछ इंटरेस्टिंग उतार चढ़ाव देखने को मिलेंगे। तो इस स्लाइड का मेन आइडिया है कि हम इलेक्ट्रॉन निकालने की एनर्जी के ट्रेंड को पढ़ने जा रहे हैं। अब हम इस स्लाइड में फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी के जनरल ट्रेंड को देखेंगे। जनरल ट्रेंड तो सिंपल है। जब हम एक सीरीज में लेफ्ट से राइट जाते हैं तो न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है और साइज छोटा होता है। इससे न्यूक्लियस की इलेक्ट्रॉन पर पकड़ मजबूत हो जाती है, तो इलेक्ट्रॉन को निकालना ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। इसलिए आयनाइजेशन एनर्जी बढ़नी चाहिए और जनरली बढ़ती भी है। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि ये ट्रेंड एक सीधी लाइन में नहीं बढ़ता। इसमें काफ़ी इरेगुलरिटीज़ यानी उतार चढ़ाव आते हैं। तो इस स्लाइड का मेन आइडिया ये था कि ट्रेंड इंक्रीजिंग है पर स्मूथ नहीं है। अब हम इस स्लाइड में उन इरेगुलरिटीज़ का रीज़न जानेंगे। याद रखिए, डी ब्लॉक केमिस्ट्री में जब भी कोई ट्रेंड गड़बड़ करे तो 99% ऑफ द टाइम इसका विलन या हीरो एक ही होता है, और वो है the extra stability of half-filled D5 and fully filled D10 configurations। जिस भी एटम के पास पहले से ही इनमें से कोई स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होती है, वो अपनी स्टेबिलिटी खोना नहीं चाहता। इसलिए वो अपना इलेक्ट्रॉन आसानी से नहीं देता और उससे इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए हमें अचानक से बहुत ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ती है, जिससे वहाँ ग्राफ में एक जंप आ जाता है। तो इस स्लाइड का मेन आइडिया ये था कि इरेगुलरिटीज़ का रीज़न D5 या D10 की स्टेबिलिटी है। अब हम इस स्लाइड में D5 बाय D10 की स्टेबिलिटी के पीछे की डीप साइंस को समझेंगे, जिसे कहते हैं एक्सचेंज एनर्जी। ये थोड़ा सा क्वांटम मैकेनिक्स का कॉन्सेप्ट है, पर आसान है। जब एक ही एनर्जी लेवल के ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन्स का स्पिन एक जैसा यानी पैरेलल होता है, तो वो आपस में अपनी जगह बदल सकते हैं। इस अदला बदली के प्रोसेस में कुछ एनर्जी रिलीज होती है जो सिस्टम को स्टेबल बनाती है। D5 कॉन्फ़िगरेशन में पांचों इलेक्ट्रॉन्स पैरेलल स्पिन के होते हैं, इसलिए वहां सबसे ज्यादा एक्सचेंज पॉसिबल है, सबसे ज्यादा एनर्जी रिलीज होती है और इसलिए वो कॉन्फ़िगरेशन सबसे ज्यादा स्टेबल हो जाती है। तो इस स्लाइड का मेन आइडिया ये था कि एक्सचेंज एनर्जी ही हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन की स्टेबिलिटी का असली कारण है। चलिए, अब हम इस स्लाइड से अपने लेक्चर को समेटने की शुरुआत करते हैं। इस सेक्शन में हम उन सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को एक बार जल्दी से रिवाइज करेंगे जो हमने आज सीखे हैं। ये सेक्शन आपके शॉर्ट नोट्स और लास्ट मिनट रिवीजन के लिए बहुत ज़रूरी है, तो पूरा ध्यान यहाँ रखिएगा। तो इस स्लाइड का मेन आइडिया ये है कि हम एक क्विक समरी करने वाले हैं। अब हम इस स्लाइड में आज के सारे मेन पॉइंट्स देखेंगे। पॉइंट 1, ट्रांजिशन मेटल्स वो हैं जिनका d ऑर्बिटल इनकम्प्लीट हो, या तो एटम में या आयन में। पॉइंट 2, इनकी जनरल कॉन्फ़िगरेशन n-1 d1 से 10 ns1 से 2 है, जिसमें क्रोमियम और कॉपर स्टेबिलिटी की वजह से इंपॉर्टेंट एक्सेप्शंस हैं। पॉइंट 3, इनके मेल्टिंग पॉइंट्स इसलिए हाई होते हैं क्योंकि d इलेक्ट्रॉन्स भी बॉन्डिंग में हिस्सा लेते हैं। पॉइंट 4, लैंथेनॉइड कंट्रैक्शन की वजह से 4D और 5D सीरीज का साइज और प्रॉपर्टीज ऑलमोस्ट सेम हो जाते हैं। और पॉइंट 5, आयनाइजेशन एनर्जी के ट्रेंड में जो उतार चढ़ाव आते हैं, उनका रीज़न भी D5 और D10 की स्टेबिलिटी ही है। तो इस स्लाइड का मेन आइडिया इन 5 कोर कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज करना था। अब हम इस स्लाइड में आपके लिए एक छोटा सा फूड फॉर थॉट छोड़ रहे हैं। तो बच्चों, आज हमने ये तो जान लिया कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ही सबकी मास्टर की है। अब आप ये सोचिए कि d ऑर्बिटल्स के जो अलग अलग 3D शेप्स होते हैं, डबल डम्बल वगैरह, वो इनकी उन प्रॉपर्टीज को कैसे इफेक्ट करते होंगे जिन्हें हम अपनी आंखों से देख सकते हैं, जैसे इनके कंपाउंड्स का सुंदर रंग या इनका मैग्नेटिक बिहेवियर। इस सवाल के जवाब को हम इस चैप्टर के अगले पार्ट में ढूंढेंगे।
अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, चैनल को सब्सक्राइब करिए और कमेंट करके ज़रूर बताइए आप नेक्स्ट कौन सा चैप्टर देखना चाहते हो।